हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इकोनॉमिक के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भुगतान संतुलन क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भुगतान संतुलन क्या है। यहाँ पे आपको भुगतान संतुलन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एलएम वक्र में स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो एलएम वक्र है, यहाँ पे आपको एलएम वक्र में स्थानांतरण को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आईएस वक्र में स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आईएस वक्र है, यहाँ पे आपको आईएस वक्र में स्थानांतरण को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, त्वरक से क्या तात्पर्य है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो त्वरक है उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको त्वरक के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विनियोग किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विनियोग किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको विनियोग के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति का महत्व स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, यहाँ पे आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुल घरेलू उत्पाद क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि कुल घरेलू उत्पाद क्या है, यहाँ पे आपको कुल घरेलू उत्पाद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की मार्शल की परिभाषा बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय की मार्शल की परिभाषा बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापक अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापक अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको व्यापक अर्थशास्त्र का अर्थ बताना है और व्यापक अर्थशास्त्र की परिभाषा बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, फिलिप्स वक्र बेरोजगार और स्फीति में संबंध को स्पष्ट व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो फिलिप्स वक्र है, यहाँ पे आपको फिलिप्स वक्र बेरोजगार और स्फीति में संबंध की स्पष्ट व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आईएस और एलएम मॉडल किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आईएस और एलएम मॉडल है किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको आईएस और एलएम मॉडल के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक की व्याख्या कीजिए, यहाँ पे आपको एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कीन्स का रोजगार का सिद्धांत बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है, यहाँ पे आपको कीन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय के महत्व को बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय के महत्व को बतलाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रीय आय प्रवाहों का महत्व बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो चक्रीय आय प्रवाह है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको चक्रीय आय प्रवाह का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयों को बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय की गणना है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयों को बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोग प्रवृत्ति है, यहाँ पे आपको उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्यापार शेष एवं भुगतान शेष में अंतर को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो व्यापार शेष है और जो भुगतान शेष है इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको व्यापार शेष एवं भुगतान शेष में अंतर बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलिप्स वक्र का
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो फिलिप्स वक्र है, यहाँ पे आपको फिलिप्स वक्र का आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हिग्स के वस्तु बाजार संतुलन और मुद्रा बाजार संतुलन को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हिग्स के वस्तु बाजार संतुलन है और जो मुद्रा बाजार संतुलन है, इन दोनों को आपको स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है ब्याज क्या है, किन्स के तरलता पसंद के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्याज के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको किन्स के तरलता पसंद के सिद्धांत को स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है गुणक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, किन्स के विनियोग गुणक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि गुणक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले गुणक सिद्धांत के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको किन्स के विनियोग गुणक सिद्धांत का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है पूंजी की सीमांत क्षमता की अवधारणा समझाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पूंजी की सीमांत क्षमता है, यहाँ पे आपको पूंजी की सीमांत क्षमता की अवधारणा समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है राजकोषीय नीति में किन्स की भूमिका का विवेचन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है, यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति में किन्स की भूमिका के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो रोजगार है, यहाँ पे आपको रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में बताना है और उसकी आलोचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय आय की माप कैसे की जाती है वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है उसकी माप कैसे की जाती है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राष्ट्रीय आय की माप कैसे की जाती है इसके बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको राष्ट्रीय आय की माप को वर्णन करना है, यानी कि उसको स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, व्यापक अर्थशास्त्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर बताना है, उसके बाद आगे आपको व्यापक अर्थशास्त्र की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।